नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। प्रधानमंत्री जल्दी ही शपथ लेंगे तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, लेकिन इस बार बैसाखियों पे है। अब मोदी सरकार नहीं होगी, ये एनडीए की सरकार होगी। इस एनडीए के घटक दलों में जो 52 लोग हैं, उनमें टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड ये सबसे बड़ा ब्लॉक है। ये दोनों मिलके 30 होते हैं और बाकी 22 वो सब खेरची है, छोटे-छोटे 5, 4, 3, 2। चंद्रबाबू नायडू बहुत सालों के वनवास के बाद आंध्र प्रदेश में सत्ता में आए, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। चंद्रबाबू नायडू एक विकास पुरुष के नाम से वहां जाने जाते थे, लेकिन फिर चंद्रबाबू के सामने वाईएसआर रेड्डी आए, वो सत्ता में आए। उनका एक्सीडेंट होने के बाद उनके बेटे ने सत्ता संभाली और लगातार उसका बेटा भी 2 बार सत्ता में है। इस बार चंद्रबाबू नायडू वापस आ गए। चंद्रबाबू नायडू के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होगी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दिवालिया हो चुका है, आंध्र प्रदेश के लिए फंड्स चाहिए, आंध्र प्रदेश के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। जो सरकार योजना लगातार लगा रही है, जो केंद्र की योजनाएं हैं, उसका फायदा कितना उठा सकते हैं और फंडिंग कितना हो सकता है, ये सारा चंद्रबाबू ने जब एनडीए के में जाने के बाद जब कुछ इंडिया गठबंधन के कुछ पुराने मित्रों से बात की, तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज बताई। उन्होंने कहा कि ये सारा मुझे करना होगा, इसलिए कुछ दिन तो मुझे रहना होगा। हम तो ये सोचते हैं कि वो पूरा टाइम रहेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है उनका मैनिफेस्टो घोषणा पत्र। ये वो घोषणा पत्र है जिसमें जनसेना, टीडीपी और बीजेपी इन तीनों के सिंबल भी है और तीनों का साझा घोषणा पत्र माना जाता है। इस घोषणा पत्र में 2-3 बातें बहुत अहम हैं। उसमें एक है 4% रिजर्वेशन मुस्लिम कम्युनिटी को, ₹5000 महीना मस्जिदों को मेंटेनेंस के लिए और नूरी कॉर्पोरेशन की स्थापना कर 100 करोड़ हर साल उसके लिए फंडिंग। ये सब मुस्लिम समाज के लिए है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री पूरे कैंपेन में पूरे देश में धर्म के नाम पे किसी भी हालत में रिजर्वेशन नहीं होने दूंगा, ये बात दोहरा रहे थे। सवाल ये है कि अब जो एनडीए की सरकार दिल्ली में है, वही एनडीए की सरकार आंध्र प्रदेश में होगी, क्योंकि इन तीनों पार्टियों ने मिलके सरकार बनाई। भले ही वहां टीडीपी अपने बलबूते पे सरकार के भरोसे है, लेकिन फिर वहां पे बीजेपी और जनसेना साथ में है, वो अलग हो भी नहीं सकते। वहाँ पे बीजेपी भी कुछ एक आध सीट माँगेगी, भले ही उनका नंबर कम है, फिर भी एक सिंबल के नाम पे और चंद्रबाबू दे भी देंगे। ऐसे में बीजेपी के लिए ये बहुत किरकिरी की बात हो रही है कि एक आंध्र प्रदेश, जहाँ यदि आज की बात मैं करूँ 2019 का 2011 का जो सेंसस का आंकड़ा था, वो पूरे आंध्र प्रदेश जब कंबाइन था, उसकी जनसंख्या 8 करोड़ 47 लाख थी। उसके बाद वो स्प्लिट हो गया। वर्तमान में अ अ, हम ये माने कि जनसंख्या 946 करोड़ है, लेकिन उसमें तेलंगाना अलग हुआ है। और यदि पूरे देश में मुसलमान देखें, तो करीब-करीब 20 करोड़ है, ये आज मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 2023 में स्मृति ईरानी जी ने जब लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि भारत में अब 19.75 करोड़ मुसलमान हैं, यानी 19 करोड़ 75 लाख। हमने 2024 में उसमें 25 लाख और जोड़ के एक एस्टिमेटेड 20 करोड़ किया। हमारे देश में जब देश की जनसंख्या 240 करोड़ के ऊपर जा चुकी है, ऐसे में 20 करोड़ ये टोटल 10 से 12% मैं मानता हूँ अ, पॉपुलेशन है। आर्टिकल 25 हमारे संविधान का, ये हमारे हर नागरिक को कोई भी धर्म उसके रीतियों के अनुसार, परंपराओं के अनुसार पालने की इजाज़त देता है। और 2014 से लेके 2024 तक हमने अक्सर देखा कि दूसरे धर्मों में, खासकर माइनॉरिटी के परंपराओं में, उनकी जो प्रैक्टिसेस है उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इंटरफेयर कर रहा है, फिर खाने के नाम से हो, पहनने के नाम से हो।
लेकिन रिजर्वेशन यदि मुसलमानों को देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश को ही लग के एक और प्रदेश है महाराष्ट्र, उसमें जब कांग्रेस की सरकार थी तब 2% का रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया गया था, जब मराठों को रिजर्वेशन दिया गया था उन्हीं के साथ। बाद में पृथ्वीराज चौहान की वो सरकार थी, वो जाने के बाद जब देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी की सरकार आई, तब उन्होंने, यानी बीजेपी शिवसेना एनडीए की सरकार आई। आजकल बीजेपी की कम एनडीए की ज़्यादा बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी का अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो एनडीए की सरकार थी, तो एनडीए की सरकार ने वो मुसलमान का आरक्षण रद्द किया। अब हमारे देश में 2 तरह के व्यवहार तो नहीं हो सकते। एक राज्य में आप मुसलमानों को, आप ही की सरकार, डबल इंजन की सरकार, और राज्य में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन, मस्जिदों के लिए ₹5,000 का मेंटेनेंस। लेकिन बाकी राज्यों में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन इससे भी ज्यादा है, वहां पर मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं। ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का, या खासकर नरेंद्र मोदी जी का दोहरा चरित्र सामने लाता है। जहां उन्हें जरूरत है टीडीपी की, तो फिर मुस्लिम रिजर्वेशन भी सराखों में, और जहां उन्हें किसी की जरूरत नहीं, वहां मुसलमानों को दुश्मन के रूप में देखा जाता है। यदि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन जस्टिफाई होता है, तो फिर बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं? जो आप लेटेस्ट आंकड़े मेरे पास है, उसके अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों में मुस्लिम प्रतिशत जो सबसे ज्यादा है, वो लक्षद्वीप में है, जो 97% है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में 68.31% है। आसाम में, मतलब लक्षद्वीप ये केंद्रीय शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर अब केंद्रीय शासित प्रदेश हो गया। असम डबल इंजन की सरकार, जहां 34.22% मुस्लिम पॉपुलेशन है। उसके बाद आता है बंगाल, जहाँ 27.01 है ममता दीदी का। कल ममता दीदी यदि मुसलमानों को रिजर्वेशन दे, तो फिर मुसलमानों को अपीजमेंट के नाम से आप पीछे नहीं लग सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अ, वो जो पीछे से है, वो अपीजमेंट नहीं है। फिर आंध्र प्रदेश में यदि वो जरूरत है, तो फिर बंगाल में क्यों नहीं हो सकती? केरल में लेफ्ट की सरकार है, वहां 26.56% मुसलमान है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जहां 19.26% है। बिहार में फिर डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जहां 16.87% है। उसके बाद उत्तराखंड का नंबर आता है, जहां डबल इंजन की सरकार है, 14.53 है। कर्नाटका में, जहां कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में एनडीए की सरकार है, लेकिन कर्नाटका में 22.95% है। दिल्ली में उसका नंबर आता है बाद में, जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ 12.86% है। यदि वहाँ मुसलमानों को आम आदमी पार्टी ने रिजर्वेशन दिया, तो मोदी जी और बीजेपी उनका प्राण ले लेंगे, या प्राण ले लेंगे मतलब उनके पीछे लग जाएँगे। लेकिन आंध्र प्रदेश में वो मौन है। महाराष्ट्र में, जहाँ वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहाँ 11.54% है। देवेंद्र फडणवीस को जवाब देना होगा कि मुसलमानों का दिया हुआ रिजर्वेशन उन्होंने कैंसल क्यों किया। गुज गुजरात में, जहाँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह आते हैं, वहाँ पॉपुलेशन मुसलमानों की 9.67% है, 67% है। और आंध्र प्रदेश का नंबर उसके बाद में लगता है, जहाँ 9.56% है। उसके नीचे 9.7% राजस्थान में है। ये मोटे-मोटे तौर पे मैंने देखा। आंध्र प्रदेश का नंबर जब मैं लक्षद्वीप से शुरू हो गया, तो करीब-करीब 10-12 राज्यों के बाद आता है। यदि प्रतिशत वाइज़ देखा जाए, तो मुसलमानों का प्रतिशत जहाँ 12वें नंबर पे है, जो राज्य पूरे जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के प्रतिशत को देखा जाए, तो वहाँ 4% मुसलमानों को रिज़र्वेशन दिया जाता है, और फिर बाकी राज्य जहाँ मुसलमान हैं, ज़्यादा प्रतिशत में मुसलमान हैं, वहाँ उन्हें रिज़र्वेशन क्यों नहीं? क्या ये नरेंद्र मोदी बता पाएँगे, या एनडीए की दिल्ली की सरकार बता पाएगी? ममता दीदी पे बार-बार मुसलमानों का अपीज़मेंट या मुसलमानों की सरकार बोली जाती है। बोला जाता था कि बांग्लादेश घुस जाएगा, ये दीदी एक समाज के लिए, धर्म के लिए काम करती है। पूरे चुनाव में दीदी को टारगेट किया गया, लेकिन दीदी ने फिर भी मोदी जी को उनकी जगह दिखा दी, क्योंकि चुनाव मोदी लड़ रहे थे, ना कि बीजेपी। अब एनडीए लड़ रही है, या एनडीए लड़ेगी आगे, जब भी कुछ लड़ेगी तो। क्योंकि जिस दिन नतीजे आ गए 4 तारीख को, उस दिन ये तय हो गया कि बीजेपी समाप्त हो गई है और अब एनडीए का जन्म हो गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे समय भारतीय जनता पार्टी का नाम तक नहीं लिया।
अभी अपने भाषण में जब उनको नेता चुना गया और करीब-करीब 39 बार उन्होंने एनडीए और मिली-जुली और गठबंधन की सरकार कहा। सवाल ये है कि ममता यदि मुसलमानों के लिए करती, तो ममता मुसलमान या एक धर्म के लिए हो गई और फिर चंद्रबाबू नायडू यदि 4% देंगे, तो फिर ये क्या है? क्या इसके बारे में भाजपा का कोई भी नेता मुँह खोलने को तैयार है? और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि चंद्रबाबू के बेटे जो टीडीपी के जनरल सेक्रेटरी भी है और तेलुगु देशम पार्टी में जनरल सेक्रेटरी सबसे बड़ा पद होता है, जो एग्जीक्यूटिव पावर के साथ है। चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं अ अ, लोकेश जी, नारा लोकेश और नारा लोकेश ने ये बात फिर से दोहराई कल शुक्रवार को आंध्र प्रदेश में कि यहाँ पे मुख्यमंत्री की शपथ होने के बाद 4% का रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए लागू होगा। ये गठबंधन की मजबूरियाँ हैं। मोदी से जब एनडीए हो गया, अब मुसलमान भी आंध्र प्रदेश में अच्छे लगते हैं। मुसलमानों को रिजर्वेशन भी संविधान और देश की ज़रूरत है। मुसलमानों को रिजर्वेशन ये नरेंद्र मोदी को सत्ता में रहने के लिए ज़रूरी है। तो नरेंद्र मोदी जी भले ही पानी पी के कोस रहे थे, खासकर अल्पसंख्यकों को, यहाँ तक लोगों का मंगलसूत्र खींच के उनके घर दे रहे थे। बाद में तो उन्होंने लीपापोती करते हुए बोला कि मैंने ज़्यादा बच्चे हिंदुओं के बारे में बोला। तो सही रईस हिंदुओं का पैसा यदि गरीब हिंदुओं को देता है कांग्रेस, तो फिर इसमें क्या मोदी जी की तकलीफ है? हो सकती है क्योंकि हो सकता है कि मोदी जी सिर्फ़ करोड़पति हिंदुओं को ही रिप्रेज़ेंट करते हो या उनके ही हितैषी हो। लेकिन पूरे चुनाव में हिंदू-मुसलमान होता रहा, जिसका खामियाज़ा भी बीजेपी ने भुगता जो 240 पे आ गई। 370 की बात हो रही थी, 270 भी नहीं, 250 भी नहीं, 45 भी नहीं, 240 पे आके टिकी है। कुल मिला के आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के ये शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह आपको हर पल-पल यू टर्न लेते हुए दिखाई देंगे, जैसे 4% रिज़र्वेशन आंध्र प्रदेश में ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश में फंडिंग भी होगा, आंध्र प्रदेश की प्रगति भी होगी और आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को इज़्ज़त से 4% मिलेगा। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।